नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है या जो यूपीएसआई का सिलेबस दे रखा है, तो उसमें सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक मतलब उन्होंने टॉपिक दे रखा है। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाएगा। दो तो नहीं कर सकता, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% आने ही वाला है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज मैं आपको आरटीआई बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका जो नाम है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, आगे लिख रखा है 2005, यानी कि ये जो अधिनियम चालू हुआ था वो 2005 में चालू हुआ था। ठीक है, यानी ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। किसी भी अधिनियम के आगे अगर ये सन लिखी हुई मिल जाए आपको, तो ये सन वो मतलब ये सिंबल होता है कि जो भी मतलब एक्ट होगा वो उस सन को लागू हो चुका होगा। ठीक है, चाहे आरटीआई हो या दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हो या अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम हो, तो सबके आगे ये सन जरूर दे रखी होगी। जैसे आपकी आईपीसी 1860 आगे लिखी जाती है, यानी कि 1860 में आईपीसी लागू हो चुकी थी। ठीक है, उसी संदर्भ में अब बात करते हैं कि आरटीआई होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। आरटीआई एक मतलब कानूनी रूप से किसी की भी जानकारी यानी कि संवैधानिक पद पे जो भी बैठा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री ऑफिस हो, या कोई भी आपके जैसे आपके लोकल में सरकारी हॉस्पिटल होता है, या आपके आपके मतलब जनरली ग्रामीण लोग तो लगाते हैं, जैसे कि आपकी ग्राम सभा में पिछले 5 साल में कितना क्या पैसा भेजा गया है, वो सारा होता है। या सरकारी बीमा कंपनी है, या कोई सरकारी फ़ोन कंपनी है। ठीक है, इससे संदर्भ यानी सरकारी जो भी कंपनी होगी ना, उसकी उससे संबंधित कोई भी सूचना यदि आपको चाहिए, जैसे कि आपके गांव में पिछले 5 साल में कोई ना कोई प्रधान रहा होगा, लेकिन उस 5 साल के प्रधानी के कार्यकाल में उस प्रधान ने कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन उसको पैसा कहीं ना कहीं पैसा आता रहता है, सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाता है, और वो कागजों में ये दिखा देता है कि हमने ये इस पैसे का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाया, या यहाँ पे इतने हमने नल लगवाए, यहाँ पे तालाब खुदवाए। तो वो लेकिन सरकारी कागजों में ये दिखाता है कि हमने इतना ये किया, लेकिन वो एक जनरल आम आदमी को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो वो जानकारी अगर आप आरटीआई लगा देते हैं, तो आरटीआई जब आप लगाएंगे तो मतलब राज्य सरकार की तरफ से ही वो पूरा आपको ब्यौरा भेजा जाएगा कि इस प्रधान के कार्यकाल में कितना पैसा राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है, और इसने इस पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया है, वो पूरा आपको बताएगा कि 5 नल यहाँ पे लगाए गए, यहाँ पे ये सड़क बनवाई गई। लेकिन यदि वो उसने नहीं किया तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व पे आँच आ सकती है, वो मतलब उसके बाद की प्रोसेस हो सकती है। लेकिन आरटीआई के तहत आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, हम सीधा बताते हैं आरटीआई लगाई कैसे जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, एक जैसा कि हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, जैसे हम आप सबको पता है, आप चाहे स्कूल कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन लगाया होगा। ठीक है, तो वैसा ही आपको एप्लीकेशन लिख लेना है। वैसा एप्लीकेशन लिख के उसको स्कैन करके, चाहे फोटो मतलब फ़ोन से आप फोटो क्लिक करके, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आरटीआई डालते हैं, वहाँ पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। यदि आप चाहें तो अपनी डिटेल भर सकते हैं, यदि आप अपनी डिटेल मतलब छुपाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास में मतलब आप अपनी डिटेल भी छुपा सकते हैं। आपको बस वो एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, वहाँ पे मतलब फ़ोटो या पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी होता है वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और आरटीआई की जो 10 रुपये शुल्क होती है। ठीक है, मतलब जब आप वो फॉर्मेट यानी जो पीडीएफ होगी वो अपलोड कर देंगे, उसके बाद में आपको 10 रुपये फीस कटवानी पड़ेगी। वो उसकी जो फीस होती है आरटीआई, वो 10 रुपये होती है। जैसे कि आप नॉर्मली फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं चाहे कोई भी फॉर्म हो, वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है। सेम इसी तरह जब आप आरटीआई अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है, जिसकी जो शुल्क मात्र 10 रुपये है। ठीक है, और 30 दिन तक मतलब कि ये कंफर्म होता है कि अगर आपकी नॉर्मल आरटीआई आप मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरीके से नॉर्मली समझिए, सामान्य रूप से आपको आरटीआई का जो सूचना है वो 30 दिन के अंदर आपको दे दी जाएगी। यदि आपको 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी जाती है, तो उसके बाद में प्रतिदिन का 250 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक मतलब भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आपको मतलब पैसा वापस किया जाएगा। उसके बावजूद मतलब आपको सूचना तो दे ही जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आपकी इमरजेंसी है, मतलब कि किसी ऐसी सूचना से संबंधित है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु से संबंधित है, जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित कोई आरटीआई है, तो उसमें 48 घंटे के अंदर आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, इसी संदर्भ में यही सब सारा कुछ था। मैं आपको पूरा एक कंफर्मेशन बता देता हूँ पूरा पढ़ के, ये जो हमारे नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये गोपनीयता अधिनियम के तहत आया था, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, जो गोपनीयता अधिनियम था 1923 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और जो आरटीआई ध्यान रखिएगा ये कानूनी अधिकार है।
ठीक। अब बात करते हैं शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया। ये जो नोट, ये मतलब जो डेट है, ये आपको ध्यान रखने वाली, मतलब ध्यान रखनी पड़ेगी। 12 मई 2005 को आरटीआई अधिनियम संसद में पारित किया गया और इस अधिनियम को 15 जून 2005 को, यानी कि 12 मई को संसद में पेश किया गया और 15 जून को राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दे दी और 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, उस समय यानी जिस समय ये अधिनियम आया था, यानी 2005 तक, उस समय जम्मू कश्मीर भारत के अधीन नहीं था। ठीक है, केवल वो एक तरीके से जम्मू कश्मीर में अलग संविधान लागू था, अलग वहाँ पे वहाँ पे जो आईपीसी थी वो अलग आईपीसी लागू थी। आप सबको पता है रणधीर दंड संहिता वहाँ पे रणजीत दंड संहिता वहाँ पे लागू थी। अभी 2019 के अक्टूबर में जो माननीय गृह मंत्री हमारे मोटा भाई जी ने वहाँ पे उसको मतलब 370 हटा के भारत में विलय कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2005 में जब आरटीआई लागू हुआ था, चाहे कोई भी अधिनियम हो जो 2019 से पहले लागू हुआ था, वो सारे अधिनियम मतलब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए थे। ये मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं 12 अक्टूबर को ये संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो ये 3 डेट हो गई। 12 मई 2005 को संसद में आया। आप सबको पता है पहले मतलब संसद में आता है, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में। लोकसभा में आने के बाद में उसको राज्यसभा भेजा जाता है। जब राज्यसभा से भी पास हो जाता है उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद वो एक्ट बन जाता है और उसके बाद में ये सेम यही प्रोसेस इसमें चला था। 12 मई 2005 को ये संसद में पारित किया गया, चाहे लोकसभा से आया हो या राज्यसभा से। मतलब संसद में ये पारित हो चुका था 12 मई को, उससे पहले ही लोकसभा में आया होगा, उसके बाद राज्यसभा में आया होगा। तो 12 मई को ये पारित हो गया था। उसके बाद में 15 जून 2005 को, ध्यान रखिए ये डेट आपसे हो सकता है पूछती है। 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू हो गया। लेकिन वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका, 370 धारा हट चुकी है। अब बात करते हैं इस अधिनियम में 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। लेकिन आपसे ना अध्याय पूछा जाएगा ना धाराएं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19A, यानी आप सबको पता है आर्टिकल 19(1) के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। यह एक कानूनी विधिक अधिकार है। यानी अनुच्छेद 29 में आपको मतलब बाकी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई। अब बोलने की स्वतंत्रता यदि किसी को है तो उसी संदर्भ में उसको पूछने की स्वतंत्रता भी मतलब हो ही जाती है। जैसे कि यदि मैंने किसी को कुछ बोला तो उसके संदर्भ में वो आंसर देगा, तो वो आंसर जो है वो भी बोलने की स्वतंत्रता के तहत ही माना गया है। तो इसी संदर्भ में बोलने की स्वतंत्रता यानी पूछने की स्वतंत्रता होती है। इस वजह से ये हम भारत सरकार से या राज्य सरकार से ये हम इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। इस तहत इस सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार के तहत भी एक दर्जा प्रदान किया गया है और ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग, 2 आयोग गठन किए जाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य सूचना आयोग होता है उसके मतलब उसमें अगर आप आरटीआई लगाते हैं, यानी राज्य सूचना आयोग में आरटीआई लगाते हैं, उससे सिर्फ आपको राज्य से संबंधित जो भी सरकारी संस्थान होंगे उसकी जानकारी प्राप्त मतलब प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आरटीआई के तहत सूचना लेने के जो नियम है वो क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इसमें सिर्फ आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सिर्फ भारत का नागरिक, जिसके पास भारत की नागरिकता होगी, वही आरटीआई के तहत सूचना मतलब मांग सकता है भारत सरकार से। क्योंकि जो भारतीय नागरिक तो उसको ही अधिकार दिया गया है, वो किसी से भी कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। लेकिन अन्य नागरिकता रखने वाले लोग भारत सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से मना कर दिया जाता है उसे भी आम व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जैसे कि संसद के सदस्य होते हैं या विधानमंडल के सदस्य होते हैं, बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जो उनको भी नहीं प्रदान की जाती। जैसे कि अब सपोज भारत ने एयर स्ट्राइक की, अब वो एयर स्ट्राइक करने से पहले प्लान एक बनाया होगा, लेकिन उस प्लान को चाहे संसद का सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, वो किसी को नहीं बताया गया था। तो अगर वो उन सांसदों को या विधायकों को भी नहीं बताया गया तो वो आपको भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जनता अपनी सूचना किसी भी रूप में मांग सकती है। वो मौलिक रूप से भी मांग सकती है या लिखित रूप से मांग सकती है या वैसे भी मांग सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सरकारी विभागों में एक से अधिक अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, ये सबको पता है। आपके यहाँ पे जो आपका डीएम कार्यालय होगा या जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय होगा, मतलब वहाँ पे जब आपने देखा होगा, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल कमरा बना होता है जिसमें लिखा होता है जन सूचना अधिकारी। तो वो आपको ये आरटीआई के तहत जो भी है वो आपको प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि आरटीआई की जो फीस है
वो मैंने आपको बताया था 10 रुपये फीस है। और जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको वो मतलब आपका ना जो बीपीएल कार्ड है वो दिखाना पड़ता है, यानी वो उसकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में। तो उनसे वो 10 रुपये फीस भी नहीं ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना 30 दिन के अंदर मतलब आपको मिलना निश्चित समय होता है। जैसे कि यदि आपने आरटीआई लगाई अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ कि हमको इसकी जानकारी चाहिए, तो वो 30 दिन के अंदर आपके पास आरटीआई की जो आपने जो भी सूचना मांगी है वो दे दी जाएगी। यदि वो नहीं दी जाती है तो आपको प्रतिदिन 250 रुपये के अकॉर्डिंग जितने दिन लेट होगा आपको उतने मतलब पैसे दिए जाएंगे जन सूचना अधिकारी के द्वारा या राज्य सूचना आयोग के द्वारा। अब बात करते हैं यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, मैंने आपको बताया था जीवन या मरण से संबंधित है, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, उसके आर्टिकल 19 से संबंधित है, तो आपको 48 घंटे के अंदर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। जैसे चाहे आप आरटीआई लगाते हैं तो 48 घंटे के अंदर किसी के जीवन या मृत्यु से संबंधित या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपको 48 घंटे के अंदर प्रदान कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आवेदक से सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी कि जब आप आरटीआई लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे अपना नाम या अपना पता दें। आप यदि अपना नाम या पता नहीं भी देते तब भी आपको आरटीआई के तहत आपने जो सूचना मांगी वो आपको प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 30 दिन के बाद में आपको बिना फीस के, यदि आप 30 दिन से ऊपर हो जाते, मैंने बताया 30 दिन के अंदर तो आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन यदि 30 दिन में वो सूचना नहीं देते हैं तो आपको आपकी जो 10 रुपये फीस ली गई थी वो आपको वापस कर दी जाएगी, प्लस प्रतिदिन के 250 रुपये के हिसाब से आपको पैसे वापस किए जाएंगे, जो कि 25,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आरटीआई के तहत निम्न विभागों से सूचना मांग सकते हैं। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद, विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालत, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस विभाग, सारे सेना के तीनों अंग, लेकिन इसमें सेना के से संबंधित जो मतलब एक्सपेंसिव हुए उनसे संबंधित जो सूचना दी जाएगी। लेकिन यदि सेना कहीं पर अटैक करने जा रही है या कुछ मतलब जो गोपनीय बातें हैं वो आपको नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फ़ोन कंपनी, सरकार से फंडिंग पाने वाले सभी स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, इन सब से संबंधित कोई भी सूचना यदि आप मांगना चाहते हैं तो आपको आरटीआई के तहत दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी जानकारियां आरटीआई के तहत नहीं दी जाएंगी। सॉरी, ऐसी सूचना जिससे सार्वजनिक होने से देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, मैंने आपको बताया था, जिससे सिक्योरिटी पर्पस मतलब भारत का मतलब एक तरह से सिक्योरिटी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है, तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी, पहला। दूसरा, दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले, उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको नहीं दी जाएगी। जैसे भारत और नेपाल के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, अब वो एग्रीमेंट जो वहाँ की भारत की जो मिनिस्ट्री है ना उसके बीच में ही रहेगा। पता चले कि हम नेपाल के साथ में समझौता करके आए, नेपाल के साथ या हम किसी भी देश के साथ मान सकते हैं, हम भारत सरकार ने समझौता किया है कि आज के बाद में नेपाल की जो भी बाउंड्री है उसमें हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं घुसेगा, ठीक है, या ऐसा ही कोई भी एग्रीमेंट हुआ। और लेकिन अगर ये आपने आरटीआई मांगी कि हाँ आपने नेपाल के साथ में समझौता क्या किया, तो भारत सरकार वो जो समझौता किया था वो आपको नहीं बता सकती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं, और हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी बिगड़ सकते हैं मतलब दूसरे देशों के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं निजी संस्थानों से संबंधित जानकारी, ये आपको नहीं दी जाएगी। जो भी प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ सरकारी संस्थान जहाँ पे सरकार पैसा देती है, सरकार अनुदान देती है, उससे संबंधित ही जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई जानकारी, क्योंकि उसका रियल डेटा है वो सरकार के पास भी नहीं होता है, तो सरकार आपको कहाँ से दे देगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसी सूचना जिसे देने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो, तो वो भी आपको नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिसे देने से संसद या राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार भंग हो रहा हो, तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सूचना देने से मना किया गया, जैसे कि कोई ऐसी नॉलेज है जिसके तहत, जैसे कि आपके ज़िले में धारा 144 लगा दी गई। अब धारा 144 के तहत में वहाँ का जो डीएम है, वहाँ के डीएम ने आदेश दे दिया है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे वहाँ के हालात बिगड़ जाए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। तो ऐसे में वो नॉलेज या न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि ऐसा कुछ काम ना किया जाए जिससे हमारे यहाँ पे मतलब धारा 144 का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पे मतलब दंगे वगैरह भड़के, तो ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या जानबूझकर देरी करता है, मैंने आपको बताया था कि आपको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, यानी यदि आपको कोई जन सूचना अधिकारी है, जैसे आपने आरटीआई लगाई और
30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है वापस, तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये फीस, मतलब 250 रुपये जुर्माना आप उस अधिकारी पे लगेगा, और वो जो 250 रुपये है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उस पर 250 से लेकर 2500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरटीआई की जो प्रमुख धाराएं हैं वो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। धारा 1 में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ, ये सबको पता है कि जो धारा 1 होती है, धारा 1 होती है वो उसमें हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और जो प्रारंभ है वही दिया रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 3। धारा 3 में सूचना का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को होगा, ये बोला गया। अब धारा 6 का फर्स्ट आरटीआई आवेदन लिखने की धारा है। धारा 3, आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो 5 दिन के भीतर से सही विभाग में भेज दिया जाएगा, ये धारा 6 के 3 में बोला गया। अब धारा 7 का 5, बीपीएल वालों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये हो सकता है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आरटीआई के तहत बीपीएल वालों को जो फीस की जो कटौती की जाती है वो किस धारा में दी गई, तो वो आपको हो जाएगी धारा 7 की 5 नंबर की धारा, ठीक है, 7 का 5। अब बात करें धारा 7 का 6, जब आप 30 दिन में नहीं आता तो सूचना जो है वो आपको निःशुल्क दी जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ। ये उससे संबंधित धाराएं हैं जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। अब धारा 8 में वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, ये भी मैं बता चुका हूँ, बस आपको धाराएं ध्यान रखनी है। अब धारा 12, ये 2-3 धाराएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। धारा 12 में है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, और इसी के साथ धारा 15 में है राज्य सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सूचना आयोग के तहत आप केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कोई जानकारी मांग सकते हैं, और राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत आप राज्य से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो धारा 12 और धारा 16। अब बात करते हैं धारा 13, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं अध्यक्षों की पदावधि व शर्तें, यानी वही केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित होंगे ये सारे। अब सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, धारा 14। अब बात करते हैं धारा 16। धारा सूचना में वही राज्य सूचना आयोग की पदावधि, जो आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या उसके जो भी सदस्य होंगे उनकी पदावधि व शर्तें। व धारा 17 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त जो भी होंगे उनको मतलब उनके पद से हटाया जाना, ये धारा 17 में। उसके बाद धारा 18, कोई अधिकारी यदि जवाब ना दे तो शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाएगी। अब धारा 19 फर्स्ट, आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। उसके बाद धारा 19 का 3, प्रथम अपील का जवाब ना आने पर 90 दिन के अंदर दूसरी अपील कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि 30 दिन में आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन यदि 30 दिन के अंदर आपको जानकारी नहीं दी जाती है तो उसके बाद में आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास में अपील कर सकते हैं कि मतलब 30 दिन हो गए हैं अभी तक हमारे सूचना नहीं दी गई है, ठीक है। और यदि उसके बाद में भी 90 दिन तक आपके पास में सूचना नहीं आती है तो आप प्रथम अपीली जो अपील आपने की थी उसके ऊपर से दूसरी अपील कर सकते हैं। जैसे न्यायालय में होता है कि प्रथम जो सुनवाई होती है उस पर सुनवाई नहीं हो पाई तो आप दूसरी सुनवाई करवाएंगे या तीसरी सुनवाई करवाएंगे, इस तरीके से, ठीक। अब मैं एक जरा थोड़ा फैक्ट डाल देता हूँ केंद्रीय सूचना आयोग पे, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। केंद्रीय सूचना आयोग मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, मैं उसमें पीडीएफ डाल दूंगा इसकी, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का जो स्थापना है वही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। ये भी एक सांविधिक संस्था है। इसमें एक मुख्य सूचना आयोग और 10 सूचना आयोग तो होते हैं, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य और 10 अन्य होते हैं, और नियुक्त राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष 65 वर्ष की आए थे, यानी इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल इतना होता है। इसके अलावा ये पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते, मतलब एक बार यदि इनका हो गया, मतलब रिजाइन हो गया या इनको पद से हटा दिया गया, उसके बाद में इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, मतलब वही है। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा, मतलब वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी सूचना आयुक्त है उसने मतलब कोई भी सूचना आयुक्त है यदि वो मतलब सही तौर पे काम नहीं कर रहा, उसका व्यवहार सही नहीं है, तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति निम्न आधार पर भी मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त के दिवालिया होने पर दोष ठहराए जाने में, जैसे उसके ऊपर कोई दोष लग गया है, कोई मतलब उसके ऊपर केस लग गया और वो सिद्ध हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद पदावधि के दौरान संवैधानिक नियोजन में लगा रहना और राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता, ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी आ जाएगी यदि आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त जितने होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, ठीक है।
अब ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, वर्तमान में भारत का जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो बिमल जुल्का जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब एक बार इनको देख लीजिएगा कि उस समय जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, ठीक है। ये तो अभी मौजूदा समय के बिमल जुल्का जी हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय आपको ध्यान रखना है कि उस समय कौन है। सेकंड, भारत में पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें मेन जो यही 3 होते हैं जो मैंने आपको लिख के दे रखे, पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो प्रमुख जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो वजाहत हबीबुल्लाह थे, और वर्तमान में बिमल जुल्का जी हैं, और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा आरटीआई पूरा। इससे बाहर आरटीआई में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।